हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर नाम का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है। अब इस फ्लावर के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाते हैं, यही हमें देखना है। तो यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम है स्टेमन, और उसमें मेनली दो हिस्से होते हैं। एक तो इसका फिलामेंट नाम का स्टॉक, और दूसरा इसका एंथर, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। तो एंथर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, यानी इसमें 4 कोने होते हैं और चारों कोनों में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम हमको मिलेगा, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें हमें 4 वॉल लेयर्स नजर आएंगी। बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेपिटम। इसमें से अपनी आउटर 3 लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जबकि हमारा टेपिटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने के लिए है। तो देखिए एंथर के अंदर किस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स से ये सराउंडेड है, और जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाती हैं तो एंथर डेहिसेंस करके ओपन होकर इनको किस तरह से रिलीज कर देता है। तो अपने एंथर में, अपने माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल पोलन मदर सेल बन जाते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं, और इनमें जब मियोसिस होती है तो मियोटिक डिवीजन के बाद ये माइक्रोस्पोर्स के 4-4 के ग्रुप, 4-4 के क्लस्टर बना देते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर का टेट्राड बोलते हैं। यही माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो एक दूसरे से अलग होकर डिसोसिएट होकर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और पोलन ग्रेन हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अपने मेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें से ही मेल गेमीट निकल के आएंगे। तो वैसे तो पोलन ग्रेन्स के डिज़ाइन में, शेप में, साइज में काफ़ी वेराइटी होती है, लेकिन एक चीज़ हम देखेंगे कि इसकी वॉल लेयर में हमें 2 लेयर मिलेंगी, एक आउटर एक्साइन और इनर एंटाइन। तो जो ये एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन नाम के एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, जिसे आप जितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस दे दो, कोई भी एंजाइम इसके ऊपर फेंक दो, ये डिग्रेड नहीं होता, बहुत ही टफ है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। जबकि हमारा इंटाइन लेयर, इनर लेयर पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना है, और ये एक पतला सा लेयर है। स्पोरोपोलिनिन कहीं कहीं पर गायब होता है, तो इस जगह को जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन डिसकंटिन्यूअस है हम जर्म पोर कह देते हैं, और इसी में से अपनी पोलन ट्यूब बाहर निकल के आएगी। तो मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर जनरली 2 सेल हमें मिलेंगे 2 सेल स्टेज पे। आधे से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में हमारी पोलन ग्रेन्स शेड होती हैं। एक बड़े से साइज का वेजिटेटिव सेल और छोटे साइज का जनरेटिव सेल। इसी जनरेटिव सेल की माइटोटिक डिवीजन के बाद हमें 2 मेल गेमीट मिलेंगे जब ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। पोलन ग्रेन्स का यही काम है कि जाकर स्टिग्मा पे लैंड करें, और वहाँ पर अगर ये टाइम से नहीं पहुंची तो इनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी अलग अलग रहती है। राइस और वीट जैसे प्लांट्स में, ग्रासेस वगैरह में आधे घंटे में वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जबकि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी ऐसी फैमिलीज में मंथ्स तक पोलन ग्रेन्स वायबल रहती हैं। हमारे लिए इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। ये न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होती हैं, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। इनको प्रिजर्व करके भी रखा जा सकता है नाइट्रोजन की मदद से लो टेम्परेचर पे, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इरिटेशन भी कॉज कर सकती हैं, एलर्जी भी कॉज कर सकती हैं। तो पार्थीनियम जैसे प्लांट्स की पोलन ग्रेन्स एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण भी बनती है। अब आते हैं अपने फीमेल सेक्स ऑर्गन पे, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। और जैसे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे अपने एंथर के अंदर, अपने स्टेमन के अंदर, वैसे ही पिस्टिल के अंदर हमारे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन से पार्ट्स हमें मिलते हैं। स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल, स्टिग्मा के नीचे का इलोंगेटेड पार्ट। ओवरी, अपने कार्पल का बेसल बल्ज्ड पार्ट है। इसी के अंदर हमें प्लेसेंटा मिलता है, और इस प्लेसेंटा में जुड़े होते हैं अपने ओव्यूल्स, यानी अपने मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। तो देखिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। फनिकल नाम के स्टॉक की मदद से ये अपना ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा में जुड़ा रहता है। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, इस जंक्शन को हम हाइलम बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड रहता है, 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स इसके ऊपर होते हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और एक तरफ माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइलर पोर हमको मिलेगा।
इसकी ऑपोजिट साइज को हम चिलाजल पोल कह देते हैं। जहाँ पर माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड, और ऑपोजिट साइड हमारा शिलाजल एंड। अब इंटेग्यूमेंट्स के अंदर हमारे ओव्यूल में हमें न्यूसिलस नाम के कुछ सेल्स मिलेंगे। इन्हीं में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल होता है, जो कि मियोटिक डिवीजन अंडरगो करने के बाद एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर देता है। और यही एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरीके से पोलन ग्रेन अपना मेल गेमीटोफाइट है। तो देखिए किस तरीके से हमारा मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस अंडरगो करके मेगास्पोर्स का टेट्राड बना रहा है, ठीक उसी तरह जैसे माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बना था। लेकिन यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो 4 टेट्राड में बने हैं इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और केवल एक आगे जाके हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनवाएगा। तो देखिए हमारे पास एक सिंगल हेप्लॉइड न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है, एक मेगास्पोर होता है। इसने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करना शुरू कर दिया, तो 1 से 2, 2 से 4 और फाइनली 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। इसमें जब सेल वॉल्स ले डाउन की जाएंगी तो फाइनली हमारे पास एक 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए हमारे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ने किस तरीके से मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन की, जिससे हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया। तो इसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हमने कहा था कि 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो गए और केवल एक ही फंक्शनल रहा, जिसने अपने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवाई। पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई और फाइनली सेल वॉल्स को ले डाउन कर दिया गया। तो देखिए हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन से सेल्स हमें मिलेंगे। अपने माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमको नजर आ रहे हैं अपने सिनर्जिड सेल्स, 2 सिनर्जिड और उनके साथ एक एग, जिसको हम एग अपरेटस कहते हैं। ऑपोजिट पोल पे शिलाजा की साइड में हमको 3 एंटीपोडल, बीच में बड़ा सा एक सेंट्रल सेल और उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई नजर आते हैं। तो ये सब हमारे एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले सेल्स हैं। फिलिफॉर्म अपरेटस नाम की कुछ थिकनिंग्स भी हमें अपने सिनर्जिड सेल्स पे मिलती हैं, जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने में हेल्प करेंगी। इसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस तो तभी पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास पहुंचे। पॉलिनेशन की मदद से ही पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि मेल गैमीट अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उन दोनों का यूनियन नहीं हो पाएगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो कई एजेंट्स की मदद से प्लांट्स पॉलिनेशन करवा सकते हैं। अब पॉलिनेशन में अगर अपने ही पोलन ग्रेन्स आकर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि कभी खुलते ही नहीं हैं, इनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं, जो अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इनमें तो हमेशा ही ऑटोगेमी होनी है, इनमें हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होनी है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोज ही नहीं होंगे तो ना बाहर से कोई पोलन आ सकता है, ना अपना पोलन बाहर जा सकता है। लेकिन कैज्मोगेमस फ्लावर्स वो हैं जो ओपन हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसी कि या तो सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आ गए, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इसको हम गेटोनोगेमी का नाम देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकली और किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरी। तो इस तरह की क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं फंक्शनली और जेनेटिकली। हर तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है। अब पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंट्स डिफरेंट प्लांट्स में हमको नजर आएंगे। कुछ एबायोटिक एजेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर की मदद से पोलन ग्रेन्स भेज दी। तो जब विंड की मदद से पॉलिनेशन करवा रहे हैं, इसको एनेमोफिली कहते हैं। ज्यादातर इस तरह के फ्लावर्स में छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत सारे इकट्ठे एक इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, और इनके स्टिग्मा और स्टाइल भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे, जो विंड में वेव करते रहेंगे ताकि आसानी से पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स किया जा सके और पोलन ग्रेन्स जो एयरबॉर्न है उनको रिसीव किया जा सके। तो ग्रासेस में विंड की मदद से जो पॉलिनेशन है काफ़ी कॉमन होती है। इसके बाद अगर वाटर की मदद से पॉलिनेशन करनी है तो इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, जो कि काफ़ी कम प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐसे हैं जो वाटर को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन्स वाटर करंट्स के मदद से स्टिग्मा तक पहुँचेंगी। वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल हमारे पास है। इसमें वाटर की मदद से कैसे पॉलिनेशन होती है कि फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस पे पहुंच जाएगा स्टॉक की मदद से, जहां पर पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया जाएगा, और ये पोलन ग्रेन्स जो एंथर से रिलीज हुई हैं वाटर करंट्स के थ्रू ट्रैवल करते करते ही फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगी। सी ग्रासेस जो अंदर सबमर्ज्ड हैं पानी में, उसमें अंदर ही अंदर वाटर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट होता है,
और इस तरह की पोलन ग्रेन्स के ऊपर कई बार म्यूसिलेजिनस कवरिंग हमें मिलेगी जो वाटर से उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली ही करें या वाटर के थ्रू ही अपने पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स करें। जो वाटर में उग रहे हैं वो प्लांट्स भी कई बार देखा जाता है कि इंसेक्ट्स की मदद से या विंड की मदद से पॉलिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ है हमारे पास बायोटिक एजेंट की मदद से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स जो कि किसी ना किसी एनिमल को यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर तो ये कोई इंसेक्ट होता है, पर्टिकुलरली बीज वगैरह होते हैं, लेकिन कई तरह के डिफरेंट एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट बन सकते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, एंड मॉथ, इवन बड़े एनिमल्स जैसे बर्ड, प्राइमेट्स, बैट्स, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, ये सब भी पॉलिनेशन के एजेंट हैं। और इंसेक्ट की मदद से जब पॉलिनेशन होगी, इसको एंटोमोफिली का हम नाम देंगे। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कोई ना कोई अट्रैक्टिव चीज़ अपने पास रखनी पड़ती है। तो ज़्यादातर तो ये फ्लावर्स ही इतने अट्रैक्टिव होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, लार्ज होंगे, कॉन्स्पिक्यूअस होंगे, खुशबूदार होंगे कि इंसेक्ट्स इनको विजिट करेंगे। जो फ्लाइज एंड बीटल्स से पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, इनमें फाउल ओडर होता है इनको अट्रैक्ट करने के लिए। पोलन ग्रेन्स ज़्यादातर स्टिकी होती हैं ताकि जब भी कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इसको विजिट करे उसके शरीर पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाए और जब वो दूसरे फ्लावर में जाए तो ये पोलन ग्रेन्स वहाँ पर जाके उसके स्टिग्मा तक पहुँच जाए। और ये जो अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स की विजिट्स को सस्टेन करने के लिए सामान फ्लावर ने अपने पास रखा हुआ है, जैसे नेक्टर वगैरह, ये फ्लोरल रिवॉर्ड कहलाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स और पॉलिनेटर्स के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप कई बार होता है, जैसे कि एमॉर्फोफेलस के केस में हम देखते हैं। और यूका और इसको पॉलिनेट करने वाले मॉथ की जो स्पीशीज है, इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही क्लोज रिलेशनशिप देखा जाता है कि वो मॉथ अपने एग्स इसी के अंदर लेकर देता है, ये प्लांट ही ओविपोजिशन की जगह उसको देता है। इसके बाद प्लांट्स ज़्यादातर चाहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कम से कम हो और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो, क्योंकि इसी से वेरिएशंस आएंगी, इसी से सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम प्लांट्स के उन तरीकों को कहते हैं जो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए करते हैं। तो इसके लिए कई चीज़ें की जा सकती हैं। अगर एंथर की मैच्योरेशन और स्टिग्मा की मैच्योरेशन दोनों अलग अलग टाइम पे हो, दोनों सिंक्रोनाइज ना हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये तरीका है, ऑटोगेमी यहाँ पे हो ही नहीं सकती। इसके बाद एंथर और स्टिग्मा की पोजिशन अगर ऐसी है कि आसानी से पोलन ग्रेन्स नहीं पहुँचेंगी, दोनों दूर दूर है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम होंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी हम प्लांट्स में देखते हैं कि अपनी पोलन ग्रेन्स खुद के ही स्टिग्मा पे अगर गिर भी गई तो भी वो जर्मिनेट नहीं होंगी, उनको रिजेक्ट कर देगा स्टिग्मा। और दूसरी चीज़, अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, एक फ्लावर के पास एंथर और स्टिग्मा दोनों चीज़ है ही नहीं, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, तब भी अपनी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी नहीं हो सकती है। तो इससे ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी, अगर हमारे डायोशियस प्लांट है, दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक प्लांट पर मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर है, तो आपस में क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ये अपने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से हमारा मतलब है कि इससे पहले कोई पोलन ग्रेन आके किसी स्टिग्मा पे जर्मिनेट करे, दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होता है और तभी जब कोई स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा तभी पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो पाएगी। तो यहाँ पर पिस्टल जो अपने कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है उसके केमिकल कंपोनेंट्स की मदद से, इसी को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। और अगर कंपैटिबल पोलन आके गिरेगा तो इसकी जर्मिनेशन होगी, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी और इस पोलन ट्यूब की मदद से ही जो अपने गैमीट्स हैं वो ओव्यूल तक आएंगे, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे। पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू और ओवरी तक पहुंच जाती है। अगर पोलन गलत है, इनकम्पैटिबल है, तो उसकी जर्मिनेशन ही नहीं होगी, पिस्टल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और यही हम देखते हैं कि 2 सेल्ड कंडीशन में जो पोलन ग्रेन शेड हुई है उसके तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमीट निकल आते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ के दौरान। और अगर पहले से ही 2 मेल गैमीट मौजूद थे, 3 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन शेड हुई है, पहले से ही अपने जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमीट बना रखे हैं, तो शुरू से ही अपने 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब में आ जाएंगे और ट्रैवल करते करते पहुंच जाएंगे अपनी ओवरी के पास, अपने ओव्यूल के पास, जहां ओव्यूल को एंटर करके सिनर्जिड्स के थ्रू वो अपने एग के पास पहुंचते हैं और एग को मेल गैमीट फर्टिलाइज कर देता है। तो जब हमें इन इवेंट्स के बारे में इतनी नॉलेज है, हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से डिजायरेबल प्लांट्स बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चला सकते हैं, अपने क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए
हमें इमैस्कुलेशन करना होगा, यानी बाइसेक्सुअल अगर अपना फ्लावर है तो उसके एंथर हटाने होंगे ताकि अपने पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे ना गिरे। फिर बैगिंग, यानी उसको कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी अनडिजायरेबल पोलन अपने स्टिग्मा को कंटेमिनेट ना करे। इसके बाद में जब हम अपनी पसंद का पोलन इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं, मेल पेरेंट से पोलन लेके डस्ट कर देते हैं, तो फ्लावर को रीबैग करके फ्रूट्स की डेवलपमेंट करवाई जा सकती है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में इतनी नॉलेज अब हमें हो चुकी है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमारा मेल गैमीट किस तरह से फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक यूनिक इवेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन नाम का, जिसके अंदर दो मेल गैमीट्स अलग अलग तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, फर्टिलाइजेशन में तो एक ही गैमीट चाहिए, एक ही मेल गैमीट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर पोलन ग्रेन में से निकला है दो मेल गैमीट, तो इसमें से एक मेल गैमीट तो आके फीमेल गैमीट के साथ सिनगेमी करता है। एक मेल गैमीट आके फीमेल गैमीट के साथ सिनगेमी करेगा और इस सिनगेमी की प्रोसेस से हमें मिल जाएगा जाइगोट नाम का एक सिंगल डिप्लॉइड सेल। लेकिन दूसरा जो हमारा मेल गैमीट बचा, ये अपने सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके इनके साथ फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो ट्रिपल फ्यूजन से हमें मिला PEN और सिनगेमी से हमें मिला अपना जाइगोट। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये दो तरह के फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं, सिनगमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होती है अपने एम्ब्रियो और अपने एंडोस्पर्म की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें बनेंगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, अपने ओव्यूल सीड बन जाएंगे और ओवरी फ्रूट बन जाएगी। तो अपने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के रिपीटेड डिवीजन से हमको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलेगा, जो रिजर्व फूड मटेरियल्स में रिच होता है और अपने यंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। इसके बाद सबसे पहले शुरू में तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में खाली न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे और बाद में सेल वॉल्स ले डाउन की जाएंगी। तो इसीलिए दोनों तरह का एंडोस्पर्म हमें मिलता है। कोकोनट में अगर देखें, जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और सेल वॉल्स ले डाउन कर देने के बाद बनता है इसका व्हाइट हिस्सा, जो कि इसका सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट के सीड में ये दोनों ही चीजें हमें साफ साफ देखने को मिलती हैं। इसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी? क्योंकि एग माइक्रोपाइलर एंड पे था, तो अपना एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनेगा। रिपीटेड डिविजन्स के बाद हमारा जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, लेकिन एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होगी ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट इंश्योर रहे। तो एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों की ही सीड से एक एम्ब्रियो बन जाता है, जो कि आगे जाके सीड जब जर्मिनेट होगी बाहर निकल के आएगा, नया प्लांट बना देगा। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में देखिए हमें क्या नजर आ रहा है, दो कॉटिलेडन्स है, एक तरफ प्लूम्यूल है जो आगे जाके शूट बनाएगा, एक तरफ रेडिकल है जो आगे जाके रूट सिस्टम बनाएगा। तो अपने पास एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन डाइकॉट सीड के केस में। इसके बाद मोनोकॉट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर हमें एक सिंगल कॉटिलेडन मिलेगा। इस कॉटिलेडन को स्कटलम हम बोलेंगे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक साइड पे लोकेटेड है, एक साइड की तरफ हमको मिलता है। इसका जो रेडिकल है अपने मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर, मोनोकॉट सीड के अंदर, वो एनक्लोज होता है कोलियोराइजा में, और अपना प्लूम्यूल यहाँ पे एनक्लोज होता है कोलियोप्टेल नाम के एक स्ट्रक्चर में। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स की मोनोकॉटिलेडनस डाइकॉटिलेडनस सीड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। सीड की बात करें तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड कहते हैं, और क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर थे तो सीड होते हैं राइपन्ड ओवरी यानी फ्रूट के अंदर। ये दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के प्रोडक्ट है। सीड में हमें सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, और कॉटिलेडन्स कई बार थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं फूड की स्टोरेज की वजह से। तो एक मैच्योर सीड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमको एंडोस्पर्म मिले, इसको हम एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे या एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, जैसा कि वीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, इन सारे एग्जांपल्स में हमें मिलता है। ज्यादातर यही देखेंगे कि मोनोकॉट्स में मिलता है, लेकिन कई मैच्योर सीड्स में ज्यादातर एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है, तो इन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इन सभी में देखा जाएगा। अच्छा, कुछ सीड्स में मैच्योरिटी पर एंडोस्पर्म के साथ साथ न्यूसेलस भी परसिस्टेंट होता है, न्यूसेलस के रेमिनेंट्स भी मिलते हैं, तो इन रेमिनेंट्स को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और ऐसी सीड्स का एग्जांपल है हमारे पास ब्लैक पेपर और बीट। इंटेग्यूमेंट्स जो है अपने ओव्यूल के, वो आगे जाके सीड कोट में डेवलप हो जाते हैं क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बना है, और
इसी सीड कोट को तोड़ के अपने यंग प्लांट को, एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के समय बाहर आना पड़ता है। तो सीड्स अपने ड्राई रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, और जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, वाटर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है, तब तक जर्मिनेट नहीं करते हैं। इसके बाद ओवरी अपने फ्रूट में डेवलप हुई थी। राइपन्ड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। ओवरी की जो वॉल थी वो अब फ्रूट की वॉल बन चुकी है, पेरिकार्प इसको बोलते हैं। फ्रूट्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रू फ्रूट वही है जो खाली ओवरी में से बना है। और अगर फ्लावर के दूसरे पार्ट्स भी फ्रूट की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे, जैसा एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसे हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक कहा जाता है, और ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना सीड तो बन ही नहीं सकता। सीड की बहुत सी एडवांटेजेस हैं। ये हमारे प्लांट को जीवित रख सकता है काफ़ी दिनों तक। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तब भी सीड के अंदर एम्ब्रियो जीवित रहेगा, और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो सीड एक डिपेंडेबल चीज़ है, दूसरे नए हैबिटेट्स में, नई निश में प्लांट को स्प्रेड करने में मदद करती है। सीड्स की डिस्पर्सल हो जाती है, इसमें फूड रिजर्व्स होते हैं। यंग एम्ब्रियो सीड कोट के अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनी है, इसलिए इससे वेरिएशन भी आती है, और डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी के कारण काफ़ी लंबे समय तक ये स्टोर्ड भी रह सकते हैं। तो जिस तरह से पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी अलग अलग होती है, सीड्स की वाइबिलिटी भी वेरी करती है। हमने ऐसे ऐसे सीड्स देखे हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं, उसके बाद भी ये वाइबल हैं, जैसे कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड, और उसी तरीके से फिनिक्स डैक्टिलिफेरा का, डेट पाम का सीड भी 2000 साल पुराना होने के बावजूद भी वाइबल पाया गया है। इसके बाद देखिए एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड की फॉर्मेशन हो गई, तो ऐसी सीड को हम एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। और कई बार एस्टरेसी में, ग्रासेस में, इस तरह के एग्जाम्पल्स में ऐसी कंडीशन देखी जाती है। तो डिप्लॉयड एग सेल या तो डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बिना, या कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि न्यूसेलस के कुछ सेल्स रिपीटेड डिवीजन करते चले जाते हैं और एम्ब्रियो सैक को एंटर कर जाते हैं, खुद ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में कई सारे एम्ब्रियोज एक ही ओव्यूल में हमको मिलेंगे, और इसको पॉली एम्ब्रियोनी हम कह देंगे। अच्छा, एपोमिक्सिस हमारी सीड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर इस तरह के सीड्स हम प्रोड्यूस कर पाएं, तो यानी हमें हाइब्रिड सीड्स बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हाइब्रिड सीड हम सो करेंगे तो हमारी क्रॉप में जो भी नए नए सीड्स बनेंगे, क्योंकि वो एसेक्सुअल प्रोसेस से बने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए उनमें भी किसी तरह की रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, और वही डिजायरेबल ट्रेट जो हमने अपने हाइब्रिड सीड में खरीदा था हमको दोबारा अपने नए सीड्स में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एपोमिक्सिस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिसर्च का एक एरिया है, क्योंकि बिना कैरेक्टर्स के सेग्रीगेशन के हम लगातार हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एपोमिक्टिकली सीड्स बनने लगे, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स की फॉर्मेशन होने लगे तो इसी के साथ अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। अगर इसी तरीके से दूसरे चैप्टर्स का भी क्विक रिविजन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल के साथ।